नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो भाई? तो अपने पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की ज्योग्राफी और उसमें चल रहा है अपना तीसरा चैप्टर मानव विकास। और मानव विकास में आज का जो टॉपिक रहेगा अपना वो रहेगा मानव विकास के उपागम और स्तंभ या घटक। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मानव विकास के स्तंभ कौन कौन से हैं और उसके बाद पढ़ेंगे मानव विकास के उपागम कौन कौन से। तो यहां से अच्छे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में। स्तंभ पूछ लेता है, उपागम पूछ लेता है, ऑप्शनल में पूछ लेता है, वन लाइनर में पूछ लेता है, 1.5 नंबर में पूछ लेता है, आधे नंबर का पूछ लेता है। तो किसी भी प्रकृति के प्रश्न आए अपना क्वेश्चन सही होना चाहिए। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं अपने। पुनः सभी को धन्यवाद। और सबसे पहले आपको हेडिंग लगानी है मानव विकास के स्तंभ। क्या लगाने हैं भाई? मानव विकास के स्तंभ। सुंदर सी हेडिंग लगा लो, मानव विकास के स्तंभ। के स्तंभ, स्तंभ कह दो या घटक कह दो, स्तंभ या घटक। तो मानव विकास के स्तंभ या घटक देखो कितने हैं। संख्या में पूछे तो आपका उत्तर आएगा 4। अगर संख्या में पूछे कि निम्न में से मानव विकास के स्तंभ है 1 2 3 4, तो उत्तर आएगा 4। क्या आएगा? 4। पहले नाम लिखो कौन कौन से हैं। तो 1 नंबर आएगा समता। इसमें 1 नंबर क्या है? समता है। ठीक है, उसी प्रकार 2 नंबर की बात करूं मैं तो 2 नंबर आएगा आपका सतत पोषणीयता। क्या आएगा? सतत पोषणीयता। सतत पोषणीयता आएगा। 3 नंबर इसमें आ जाएगा आपकी उत्पादकता। 3 नंबर क्या आ जाएगा? उत्पादकता आ जाएगा, उत्पादकता। ठीक है, 4 नंबर आएगा सशक्तिकरण। ठीक है, सशक्तिकरण, सशक्तिकरण। ठीक, 4 आगे भाई। देखो क्षमता क्या होती है? क्षमता का मतलब होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर मिले, भेदभाव नहीं होना चाहिए। यानी प्रत्येक व्यक्ति को इसमें क्या मिले? समान अवसर मिले, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। सतत पोषणीयता का अर्थ ये होता है कि जो भी संसाधन है इसका हम सविवेक पूर्ण तरीके से उपयोग करें, जिससे आने वाली जो जनरेशन है या पीढ़ी है उनके लिए वो संसाधन है वो बच सके। यानी सतत का मतलब लगातार, लगातार वो संसाधन उपयोग में आए। उत्पादकता का यहाँ अर्थ है, उत्पादकता है मनुष्य की कार्य क्षमता को बढ़ाती है। यानी मनुष्य की क्या है? कार्य क्षमता को बढ़ाती है। अगर मनुष्य की कार्य क्षमता बढ़ती है तो उत्पादकता भी बढ़े। सशक्तिकरण का मतलब होता है अपने विकल्प चुनने का अधिकार। यानी अपने विकल्प चुनने का अधिकार क्या कहलाएगा? सशक्तिकरण कहलाएगा। तो सबसे पहले तुम समता हेडिंग डाल लो, एक एक को हम कर लेते हैं। तो 1 नंबर आ जाएगा समता आपका। क्या आ जाएगा? समता। समता देखो समता क्या है, पहले मैंने आपको बोल के बता दिया, समझा दिया। तो लिखो समता का आशय, समता का आशय है कि प्रत्येक व्यक्ति को, किसको? प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों, प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों, यानी प्रत्येक व्यक्ति को हमारे पास जो उपलब्ध अवसर है के लिए समान पहुंच की व्यवस्था करना। अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था करना, व्यवस्था करना। ठीक है, क्षमता में यानी समता का आशय है प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध जो अवसर है उसके लिए समान पहुंच की व्यवस्था करना। फिर लिखो लोगों को उपलब्ध अवसर,
लोगों को उपलब्ध अवसर, भी लोगों को उपलब्ध अवसर है वो किसी लिंग या हम कह सकते हैं प्रजाति, आय, इसके संदर्भ में नहीं होना चाहिए। इस प्रकार का जो भेदभाव ज्यादातर भारत के संदर्भ में अपने को जाति के भेदभाव के विचार के बिना ही इसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो लिखो, लोगों को उपलब्ध अवसर, लिंग, जाति, लिंग जाति, ठीक है, आय प्रजाति करो यहां, लिंग प्रजाति कोमा आय, आय, और भारत के संदर्भ में, और भारत के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में जाति के भेदभाव के, जाति के भेदभाव के विचार के बिना, भेदभाव के विचार के बिना समान अवसर मिले, समान अवसर मिले। तो पहला हो गया समता। देखो, समता का आशय है कि प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था करना, ये होगी एक लाइन। फिर लोगों को उपलब्ध अवसर, लिंग है, प्रजाति है, आय है, और भारत के संदर्भ में जाति के भेदभाव के विचार किया किए बिना ही अवसर मिले, यानी भारत में जाति का भेदभाव न किए भी लोगों को अवसर दिया जाए, इस बात पर विचार करना चाहिए। क्योंकि ज्यादातर अपने ऊंच नीच का भाव अभी भी कुछ क्षेत्रों में बचा हुआ है भारत में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जाति देखकर किसी को काम देना, ये गलत बात है, ठीक है ना। ये अपने भारत के संविधान में लिखा हुआ नहीं है कि जाति के आधार पर किसी को काम दिया जाए, ठीक है। अब लिखो 2 नंबर सतत पोषणीयता। 2 नंबर क्या आ जाएगा? सतत पोषणीयता, सतत पोषणीयता, ठीक है भाई। देखो सतत पोषणीयता, इसमें क्या है भाई, सतत पोषणीय मानव विकास के लिए आवश्यक है, ठीक है। पहली लाइन तो आपको ये लिखनी है कि सतत पोषणीय मानव विकास के लिए आवश्यक है, तो लिखो सतत मन लगातार, सतत पोषणीय मानव विकास के लिए आवश्यक है, आवश्यक है। सतत पोषणीय मानव विकास के लिए क्या है? आवश्यक है, ठीक है सर। कि प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिले, आवश्यक है कि प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिले, अवसर मिले। भाई इसका मतलब यही है कि अगर लगातार किसी का विकास करना है हमें, तो हमारे पास जो संसाधन है उसका हम विवेक तरीके से उपयोग करें, जिससे प्रत्येक पीढ़ी को उसका समान अवसर वो मिलता रहे, ठीक है। तो आगे लिखिए समस्त पर्यावरणीय, इसी में लिखना है समस्त पर्यावरणीय, वित्तीय, वित्तीय आयोग, समस्त पर्यावरणीय, वित्तीय एवं मानव संसाधन, एवं मानव संसाधन, एवं मानव संसाधन, यानी मानव के जो संसाधन है, मानव संसाधनों का उपयोग भविष्य यानी आने वाली पीढ़ी को देकर करना चाहिए, और भविष्य को ध्यान में रखकर, भविष्य को
ध्यान में रख कर करना चाहिए, रख कर करना चाहिए। यानी समस्त जो पर्यावरणीय चीजें हैं, आय यानी वित्त का मतलब धन हो गया, और मानव जो संसाधन है यानी मानव के जो संसाधन है उनका उपयोग आने वाले भविष्य को देखकर करना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए जो संसाधन है वो बच जाए। ठीक है, ठीक, आगे लिखो। इन संसाधनों में से, इन संसाधनों में से, इन संसाधनों में से किसी भी एक का, किसी भी एक का दुरुपयोग, दुरुपयोग भावी पीढ़ी के लिए यानी आने वाली पीढ़ी के लिए, भावी पीढ़ी के लिए अगर हम संसाधनों का दुरुपयोग करेंगे तो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए अवसरों को कम करेंगे भैया, यानी उनको अवसर नहीं मिलेगा। तो आने वाली भावी पीढ़ियों के लिए, पीढ़ियों करना यहां, पीढ़ियों के लिए अवसर कम करेंगे, के लिए अवसरों को कम करेगा, कम करेगा भाई। ठीक है, यानी अगर जो संसाधन हमारे पास है इनमें किसी भी एक संसाधन का दुरुपयोग करेंगे तो आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए वो संसाधन बचेगा नहीं, हम संसाधनों में उसके लिए कमी लेके आएंगे। ठीक है, आगे लिखो। अतः प्रत्येक पीढ़ी को, अतः प्रत्येक पीढ़ी को, प्रत्येक पीढ़ी को अपनी भावी पीढ़ियों, अपनी भावी पीढ़ियों के लिए अवसरों और विकल्पों की उपलब्धता, विकल्पों की उपलब्धता, विकल्पों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना चाहिए, तो सुनिश्चित करना चाहिए भाई। ठीक है, यानी प्रत्येक जो पीढ़ी है उसको अपनी भावी पीढ़ी के लिए अवसर, नए विकल्प, इनकी उपलब्धता को सुनिश्चित करना चाहिए कि जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए अवसर भी हो और नए विकल्प खोजने का अधिकार भी हो। इस प्रकार से हमें संसाधनों का उपयोग करें कि आने वाली पीढ़ी के लिए वो बच जाए। ठीक है भाई, ठीक है सर, नोट लगा के लिखो इसमें, नोट वाली अलग से आप इंपोर्टेंट में डाल दिया करो उसको, नोट वाली को, क्योंकि नोट से क्या है, या तो ऑप्शनल क्वेश्चन आ जाता है या खालिस्तान आ जाता है, आता जरूर है। अगर मैं पूरी बुक में 20 नोट लिखाऊंगा तो आप ये मानो 5-7 नोट के क्वेश्चन आपके बन के आ जाएंगे, सीधे सीधे आ जाएंगे। नोट है निर्वहन का अर्थ, निर्वहन का अर्थ लिखना है आपको, निर्वहन का अर्थ। निर्वहन का अर्थ क्या है? निर्वहन के अर्थ की बात करें अपने तो निर्वहन का है अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता। हमारे पास जो अवसर है उनमें लगातार हमें जो हमारे पास अवसर उपलब्ध है उनमें निरंतरता लेके आनी है। क्या लेके आनी है? निरंतरता, जिससे से ज्यादा लोगों को अवसर प्राप्त हो। तो लिखेंगे अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता, अवसरों की उपलब्धता, उपलब्धता में निरंतरता, निरंतरता, ये इसका अर्थ है साहब। ठीक है, निर्वहन का अर्थ क्या है? अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता है। क्या है? निरंतरता। तो कितने कारण कर लिए? 2 कर लिए। 2 मैं इसके नेक्स्ट स्लाइड पे आता है अपने, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आए
तो फोन करके पूछ लेना या व्हाट्सएप, जो भी आपके और समझ में आ जाएगा। आसान भाषा में मैंने इसको लिखा है, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए भाई। अब देखो, दो हो गए, आपका समता हो गई, सतपोषणीय विकास हो गया। अब आता है उत्पादकता। 3 नंबर हेडिंग लगाओ, उत्पादकता। 3 नंबर क्या है? उत्पादकता। उत्पादकता में, उत्पादकता में देखो आप, उत्पादकता का अर्थ है, उत्पादकता का अर्थ मानव श्रम उत्पादकता अथवा मानव कार्य, मानव श्रम उत्पादकता अथवा मानव कार्य के संदर्भ में उत्पादकता है। मानव कार्य के संदर्भ में उत्पादकता है, उत्पादकता है, ठीक है भाई। उत्पादकता क्या है? देखो भाई, उत्पादकता का अर्थ है मानव श्रम उत्पादकता अथवा मानव कार्य के संदर्भ में उत्पादकता, ठीक है सर। आगे देखो, आगे क्या है कि लोगों में क्षमताओं का निर्माण करके, लोगों में क्षमताओं का निर्माण करके ऐसी उत्पादकता में निरंतर वृद्धि की जा सकती है। लिखो, लोगों में क्षमताओं में लोगों में क्षमताओं का निर्माण करके ऐसी उत्पादकता में निरंतर वृद्धि की जानी चाहिए भाई, की जानी चाहिए। देखो, ये कह रहे हैं कि लोगों में जो क्षमताएं होती है, उन क्षमताओं में अगर लगातार वृद्धि करें, हम निरंतरता लेके आए, तो उसमें उत्पादक करने की क्षमता बढ़ेगी। सीधी सी बात है, लोगों की कार्य क्षमता बढ़ा दी जाए तो उत्पादकता अपने आप बढ़ जाएगी। ये लाइन भी तुम लिख सकते हो। अतः जन समुदाय ही जन समुदाय ही, पीछे हम लिखे आए हैं, अंतः जन समुदाय ही किसी भी राष्ट्र के, ठीक है, जन समुदाय ही राष्ट्रों के वास्तविक धन होते हैं। समुदाय ही राष्ट्रों के वास्तविक धन होते हैं भाई। अच्छी लाइन है। ये दूसरा लेसन जब हम पढ़ रहे थे उसमें आया था कि किसी देश के लोग ही वहां के वास्तविक धन होते, तो वही बात है कि अतः जन समुदाय ही, यानी लोगों का जो समूह है वो भी किसी भी देश का वास्तविक धन होता है, ठीक है, वो वहां का अच्छा संसाधन होता है। इस प्रकार उनके ज्ञान को बढ़ाने, लिखो, इस प्रकार उनके ज्ञान को बढ़ाने के प्रयास अथवा उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने, यानी बेहतर शिक्षा सुविधा उपलब्ध करवाने जो उनकी कार्य क्षमता को बेहतर करेगी, जो उनकी कार्य क्षमता
बेहतर होगी, बेहतर होगी। यानी अगर हम स्वास्थ्य सुविधा में सुधार करेंगे तो उनकी कार्य क्षमता भी बढ़ेगी या बेहतर अच्छी होगी। तो ये है उत्पादकता। एक बार और सुन लो उत्पादकता। अगर ये लिखा हुआ याद नहीं है तो सीधा ही लिखना है कि मनुष्य की कार्य क्षमता को बढ़ाना ही क्या है, उत्पादकता है। यानी मनुष्य या मानव की कार्य क्षमता है उसमें निरंतर निरंतर परिवर्तन करना, लगातार उसमें क्षमताएं बढ़ाना क्या है, उत्पादकता है। ये सीधी लाइन आप लिख सकते हो। ओके, अब देखो उसमें उत्पादकता का अर्थ मानव श्रम उत्पादकता अथवा मानव कार्य के संदर्भ में उत्पादकता है, ये अर्थ है इसका। उसके बाद है लोगों में क्षमताओं का निर्माण करके ऐसी उत्पादकता में निरंतर वृद्धि की जानी चाहिए। अंततः जन समुदाय ही राष्ट्रों के क्या होते हैं, वास्तविक धन होते हैं। इस प्रकार के उनके ज्ञान को बढ़ाने के प्रयास अथवा उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने और जो उनके कार्य क्षमताओं को बेहतर होगी, क्या होगी, बेहतर होगी। अब 4 नंबर है सशक्तिकरण। 4 नंबर हेडिंग लगाओ, यहां लगा देता हूं मैं, सशक्तिकरण। भाई सशक्तिकरण क्या होता है, देखो सशक्तिकरण का अर्थ है कि अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करना, अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करना, अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करना। ऐसी शक्ति बढ़ती हुई, ऐसी शक्ति बढ़ती हुई, ऐसी शक्ति बढ़ती हुई स्वतंत्रता और क्षमता से आती है। ऐसी शक्ति बढ़ती हुई स्वतंत्रता और क्षमताओं से आती है, क्षमता से आती है भाई स्वतंत्रता। ठीक है, ऐसी शक्ति किससे आएगी, ऐसी शक्ति बढ़ती हुई स्वतंत्रता और क्षमता से आती है। तो ये थे अपने क्या, 4 आपके स्तंभ थे। पहला था क्षमता, दूसरा आपका सतत पोषणीय विकास, तीसरा उत्पादकता और चौथा था सशक्तिकरण। अब अपने करेंगे आपके जो उपागम है, मानव विकास के उपागम, और वो करेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद अपने आगे बढ़ते हैं। अब देखो अपने आगे है, उसमें रह गया था 2 लाइन। क्या है कि लोगों को सशक्त करने के लिए सुशासन और लोकानुमुखी जो नीतियां होती है वो आवश्यक है। सीधा सीधा प्रश्न पूछेगा कि लोगों को सशक्त करने के लिए कौन सी नीतियां वो आवश्यक होती है, तो आपका उत्तर रहेगा सुशासन। एक तो सुशासन आ जाएगी, एक कौन सी आ जाएगी, लोकोन्मुखी नीति आ जाएगी। तो ये लोगों को सशक्त करने के लिए आवश्यक नीतियां हैं 2। उसके बाद सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए समूह के लिए किसका विशेष महत्व है, तो उसका उत्तर आएगा सशक्तिकरण का। यानी सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए जो क्षेत्र है उनके लिए सशक्तिकरण का विशेष महत्व रहता है। क्यों, क्योंकि ये समाज में और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए, तो उनको अपने शक्ति चुनने का अधिकार देना चाहिए, यानी अपने विकल्प चुनने का अधिकार होना चाहिए भाई। ठीक है, अब आता है अपना मानव विकास के उपागम है। हेडिंग लगाओ तुम यहाँ, मानव विकास के उपागम भाई, मानव विकास के उपागम, यानी मानव विकास के उपागम। पहले नाम लिखो, कितने हैं सर, संख्या में हमसे पूछे तो आएंगे 4। कितने आएंगे, 4 आएंगे। पहला है आय उपागम। पहला कौन सा है, आय उपागम।
आय उपागम, यानी सबसे प्राचीन कौन सा है? आय उपागम है। और उसके बाद कल्याण उपागम आएगा। 2 नंबर क्या आएगा? कल्याण उपागम आएगा। ठीक है। 3 नंबर क्या आएगा? 3 नंबर आएगा न्यूनतम आवश्यकता उपागम, जिसको आधारभूत आवश्यकता उपागम बोलते हैं। न्यूनतम आवश्यकता उपागम, जिसको बोलेंगे आधारभूत आवश्यकता उपागम बोलेंगे। 4 नंबर आता है क्षमता उपागम, क्षमता उपागम। ठीक है भाई, देखो आय जो उपागम है ना, ये सबसे प्राचीन है। वैसे हम करेंगे एक को, ये सबसे प्राचीन है भाई, सबसे प्राचीन उपागम है, सबसे पुराना कह दो, सबसे पुराना। ठीक है। कल्याण जो उपागम है, इसके अंदर क्या है? लाभार्थी, लाभार्थी और सभी विकासात्मक जो गतिविधियां होती है उसको देखकर यह बनाया जाता है। लाभार्थी और सभी विकासात्मक गतिविधियां कल्याण उपागम में। न्यूनतम आवश्यकता उपागम के अंदर आधारभूत जो आवश्यकता उपागम होता है, इसके अंदर 6 आवश्यकताएं बनाई जाती है। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, आवास है, भोजन है, आपका स्वच्छता है, जलापूर्ति है। इस प्रकार की 6 आवश्यकताएं इसके अंदर होती है। कितनी होती है इसके अंदर? 6 आवश्यकताएं होती है। क्षमता जो उपागम है, इसका जो संबंध है वो प्रोफेसर अमर्त्य सेन के साथ है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो 1 नंबर आय उपागम आप हेडिंग डाल दो यहां, आय उपागम। आय उपागम की विशेषता लिखाना, एक एक करके आय उपागम क्या लिखाना? विशेषता करनी है। तो सबसे पहले लिखो आप 1 नंबर विशेषता, और लिखनी है कि यह मानव विकास के सबसे पुराने उपागमों में से एक है। पहली विशेषता लिखो इसकी, यह मानव विकास के, यह मानव विकास के सबसे, मानव विकास के सबसे पुराने उपागमों में से एक। इसमें 2 नंबर विशेषता लिखो, इसमें मानव विकास को आय किसके रूप में? आय के साथ जोड़कर, आय के साथ जोड़कर देखा जाता है, देखा जाता है भाई। ठीक है। तो यह मानव विकास के सबसे पुराने उपागमों में से एक है। साथ में इस मानव विकास को आय के साथ जोड़कर देखा जाता है। तीसरी विशेषता क्या होगी? आय का स्तर किसी व्यक्ति द्वारा, तीसरी विशेषता, आय का स्तर किसी व्यक्ति द्वारा, किसी व्यक्ति द्वारा भोगी जा रही, भोगी जा रही, भोगी जा रही स्वतंत्रता के स्तर, स्वतंत्रता के स्तर, स्वतंत्रता के स्तर को परिलक्षित करता है, स्तर को परिलक्षित करता है। ठीक है। यानी आय का स्तर किसी व्यक्ति द्वारा जो भोगी जा रही ना स्वतंत्रता है, उस स्तर को क्या? परिलक्षित का मतलब प्रदर्शित करता है। ठीक है। फिर आय, आय का स्तर ऊंचा होने पर, 4 नंबर विशेषता है आय का स्तर ऊंचा होने पर। भाई आय का स्तर ऊंचा होगा तो मानव विकास का स्तर भी क्या होगा? ऊंचा होगा। आय का स्तर ऊंचा होने पर तो मानव का विकास स्तर भी ऊंचा होगा, ऊंचा होगा भाई। ठीक है। दोबारा समझ लो भाई, आय उपागम है। इसमें आय उपागम सबसे प्राचीन उपागम माना जाता है। इसको आय के संदर्भ में देखा जाता है, यानी आय के साथ जोड़कर देखा जाता है। आय का स्तर
किसी व्यक्ति द्वारा भोगी जा रही जो स्वतंत्रता है उस स्तर को वो प्रदर्शित करता है। आय का स्तर जितना ऊंचा होगा मानव विकास का स्तर भी उतना ही ऊंचा होगा। ठीक है, एक बार इसका सभी का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद अपने करते हैं कल्याण उपागम। ओके, कल्याण उपागम करेंगे। कल्याण उपागम है, कल्याण उपागम क्या होता है? यह उपागम मानव को, देखो इसकी विशेषता क्या है, पहली बात लिखो, यह उपागम मानव को लाभार्थी अथवा सभी विकासात्मक गतिविधियों के लक्ष्य के रूप में देखा जाता है। विधियों के लक्ष्य के रूप में देखा जाता है। ये पहली विशेषता है, यानी इसका काम यही है कि लोगों को लाभ के रूप में देखे और जो विकासात्मक गतिविधियां ना, अब वो लोगों को ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध करवाई जाए। यहाँ यह उपागम, देखो दूसरी विशेषता क्या होगी, यह उपागम शिक्षा, क्या है? यह उपागम शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और सुख सुविधाएं और सुख साधनों पर उच्चतर सरकारी व्यय का तर्क देता है। उच्चतर सरकारी व्यय का तर्क देता है। यानी यह उपागम है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सामाजिक सुरक्षा है, आपकी सुख साधन जो है, सुख सुविधाएं जो है, उस पर उच्चतर सरकारी जो व्यय होता है उसका तर्क देता है भाई। ठीक है, इस उपागम में लोग विकास में प्रतिभागी कह दो या सहभागी कह दो, विकास में प्रतिभागी नहीं है। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि किस उपागम में मानव विकास के लोग विकास में प्रतिभागी नहीं होते हैं, तो आपका उत्तर आएगा कल्याण उपागम। क्या आएगा? कल्याण उपागम आएगा। किंतु वे केवल निष्क्रिय, क्या होते हैं? निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं भाई। जैसे जो अपने विकास योजना जो केंद्र सरकार की होती है, जैसे आपके ये प्रधानमंत्री आवास योजना चलती है, लाभ मिलेगा लोगों को, लेकिन वो लोग उस विकास में प्रतिभागी नहीं होंगे, वो प्राप्त करता होंगे। क्या होंगे? प्राप्त करता। ठीक है, ओके सर। अब लिखो, इस उपागम को सरकार कल्याण पर, इस उपागम पर सरकार कल्याण पर अधिकतम व्यय क्या मतलब होता है? खर्च, यानी ज्यादा से ज्यादा खर्च, कल्याण जो सेवाएं होती है मानव की, उन पर ज्यादा सरकारें खर्च करती है। व्यय करके, खर्च करके मानव विकास के स्तरों में, मानव विकास के
स्तरों में वृद्धि करने के लिए जिम्मेदार है, वृद्धि करने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, ये है आपका कल्याण उपागम। दोबारा समझ लो इसको कि इस उपागम में, यह उपागम एक तो लाभार्थी और विकासात्मक गतिविधियों के रूप में देखा जाता है भाई। ठीक है, तीसरा यह उपागम है जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सामाजिक सुरक्षा है, सुख सुविधाएं साधन है, उसको उच्चतर सरकारी व्यय के रूप में देखता है। फिर इस उपागम में लोग विकास में प्रतिभागी नहीं होते, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किंतु वे केवल निष्क्रिय होते हैं, प्राप्तकर्ता होते हैं। इस उपागम पर सरकारें कल्याण पर अधिकतम, यानी इस उपागम में लिखना है यहाँ, इस उपागम में सरकार कल्याण पर अधिकतम खर्च करके मानव विकास के स्तरों में वृद्धि करने के लिए जिम्मेदार होती है। यानी सरकार का ये दायित्व है कि लोगों के विकास के लिए ज्यादा से ज्यादा क्या किया जाए, खर्च किया जाए। अब आता अपना 3 नंबर का उपागम, वो है न्यूनतम या आधारभूत आवश्यकता उपागम। हेडिंग लगाओ, न्यूनतम या कहीं आधारभूत आवश्यकता उपागम। ठीक है, उपागम। ओके सर, अब देखो ये क्या है भाई, ये आप बात करूं मैं कि इस उपागम को मूल रूप से, वेरी गुड, वेरी वेरी अच्छी इंपॉर्टेंट बात है, इस उपागम को मूल रूप से अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, यानी ILO, किसने, ILO ने प्रस्तावित किया था। वेरी वेरी गुड, ये आ गया पेपर में, ये लाइन आ चुकी है भाई कि किस उपागम को अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने प्रस्तावित किया, तो आपका उत्तर आएगा न्यूनतम उपागम या फिर आपका आधारभूत आवश्यकता उपागम। ठीक है, इस उपागम में 6 न्यूनतम आवश्यकताएं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। इस उपागम में 6 आधारभूत न्यूनतम आवश्यकताएं है भाई। अब वो 6 कौन कौन सी है वो देखो आप। 1 नंबर में बात करूं तो शिक्षा से शुरू करेंगे अपने। 1 नंबर क्या आएगा, शिक्षा आ जाएगा, 1 नंबर शिक्षा आ जाएगा भाई। ठीक है सर। 2 नंबर स्वास्थ्य आ जाएगा भाई, क्या आ जाएगा, स्वास्थ्य आ जाएगा। 3 नंबर भोजन आ जाएगा जी, 3 नंबर क्या आ जाएगा, भोजन आ जाएगा। 4 नंबर जलापूर्ति आ जाएगा, क्या आ जाएगा, जलापूर्ति। 5 नंबर आवास आ जाएगा सर, क्या आ जाएगा, आवास आ जाएगा। 6 नंबर क्या आ जाएगा, स्वच्छता आ जाएगा सर, स्वच्छता, क्या आ जाएगा, स्वच्छता। तो ये मनुष्य को दी जाने वाली न्यूनतम आवश्यकताएं हैं, यानी उसको शिक्षा मिलनी चाहिए, उसको स्वास्थ्य मिलना चाहिए, उसको भोजन मिलना चाहिए, उसको जला यानी पानी मिलना चाहिए, आवास मिलना चाहिए, उसको स्वच्छता मिलनी चाहिए। तो इस उपागम में 6 आधारभूत आवश्यकताएं होती है। ठीक है सर। आगे देखो, इस उपागम में मानव विकल्पों के प्रश्न की अपेक्षा, मानव विकल्पों के प्रश्नों की उपेक्षा है, क्या अपेक्षा है, देखो देख लेता हूं मैं। उपेक्षा की जाती है, प्रश्न की उपेक्षा की जाती है, किसकी, प्रश्न की अपेक्षा की जाती है। ठीक है, और परिभाषित वर्गों की मूलभूत कौन सी
मूलभूत आवश्यकताओं की व्यवस्था पर जोर दिया जाता है। मूलभूत आवश्यकताओं पर जोर दिया जाता है, जोर दिया जाता है। तो ये अपना क्या था, न्यूनतम आवश्यकता। इसमें आपको याद जो रखना ना, अब वो ये रखना है भाई, ये 6 आपको याद रखनी है, ठीक है। पूछ लिया जाता है कि ये लाइन तो पेपर में आ चुकी है, अभी इसकी बारी है। पेपर में ये आया था कि कौन सा उपागम है मानव विकास का जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा प्रस्तावित है, तो वो आपका न्यूनतम आवश्यकता आधारभूत उपागम था। इस बार आपसे पूछ सकता है कि निम्न में से न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता उपागम की कौन सी आवश्यकता नहीं है या कितनी आवश्यकताएं हैं? 6 है। 6 कौन कौन सी है? शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, जलापूर्ति, आवास और स्वच्छता। ठीक है, अब एक उपागम रहा है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसी को साथ साथ कर लेते हैं भाई, फटाफट उतार लो इसका स्क्रीनशॉट। देखो अपना लास्ट उपागम है वो है क्षमता उपागम। कौन सा है? क्षमता। यहां बीच में लिख दो, 4 नंबर का है क्षमता उपागम। उपागम, ठीक है। पहली विशेषता लिखेंगे कि इस उपागम का संबंध प्रोफेसर अमर्त्य सेन से है भाई, ठीक। पहली विशेषता लिखो, इस उपागम का संबंध प्रोफेसर अमर्त्य सेन से। किससे है? प्रोफेसर अमर्त्य सेन, जो भारतीय अर्थशास्त्री थे, जिन्होंने मानव विकास में सहयोग दिया, जो मानव विकास की संकल्पनाएं थी जो डॉक्टर साहब ने दी थी, उनमें उनके सहयोग दिया था, ठीक है भाई। फिर है इस उपागम को संसाधनों तक, 2 नंबर, इस उपागम को संसाधनों तक पहुंच के क्षेत्रों में मानव क्षमताओं का निर्माण बढ़ते मानव विकास की कुंजी है। वेरी गुड, बढ़ते मानव विकास, देखो बढ़ते मानव विकास की कुंजी है। क्या है भाई? कुंजी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कुंजी कहा जाता, लिखो है, कहा जाता, लिखो कहा जाता। अब देखो इसका प्रश्न कैसे आएगा, सीधा सीधा आएगा कि मानव विकास की कुंजी किस उपागम को कहा जाता है। मानव विकास की कुंजी किस उपागम को कहा जाता है, तो आपका उत्तर आएगा क्षमता उपागम। और इस क्षमता उपागम का संबंध है प्रोफेसर अमर्त्य सेन, जो अर्थशास्त्री थे भाई। क्या थे ये? अर्थशास्त्री थे, और ये भारत के थे भाई। कहाँ के थे? भारत के। और अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, 1998 में मिला था, ठीक है। आगे बात समझ में? तो ये आपके उपागम हो गए और घटक हो गए। 2 टॉपिक मैंने आज पूरे करवाए हैं। अगर क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। पूरी क्लास में मैंने आपको नहीं बोला है, ठीक है। आई बात समझ में? तो आज के लिए इतना ही है। कल हम पढ़ेंगे मानव विकास के मापन। क्या पढ़ेंगे? मानव विकास के मापन पढ़ेंगे, ठीक है। तो पढ़ के आना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।